हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। सो हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। और पहले हम लोग स्लॉट वन जो क्वांट का है, जिसके मुझे क्वेश्चंस मिल गए ऑलमोस्ट, तो उसका डिस्कशन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और स्लॉट टू वाज ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल, बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइज था नहीं। ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल जो स्लॉट वन की थी। ठीक है, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके भी हम लोग डिस्कशन कर देंगे। अभी थोड़े से कलेक्ट हुए, जब पूरे हो जाएंगे देन हम लोग इसको नेक्स्ट पेपर से पहले डिस्कशन कर लेंगे कि अगर सेम कुछ रेप्लिका बना तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो दिस वाज नॉट अ वेरी इजी पेपर अकॉर्डिंग टू मी। जितना इजी बच्चे बोल रहे थे उतना इजी नहीं है। अगर मैं कट ऑफ के पर्सपेक्टिव से बोलूं, इन क्वांट सेक्शन कट ऑफ के पर्सपेक्टिव से बोलूं, तो उतना भी इजी नहीं था जहां पे आप मतलब हाँ 100% ये है कि काफी इजी के स्टूडेंट को एज मिलेगी। ये 100% श्योरिटी है कि आपने काफी चीजें इसमें से ऐसी थी, इस पेपर में ऐसी थी जो आपके लिए डायरेक्ट थी। बट दैट वाज अराउंड 2 क्वेश्चन फॉर अदर स्टूडेंट, जितना मुझे मतलब पर्सनल लेवल पे लगता है। तो आपका अगर स्कोर 41 42 तक आपको लगता है, कट ऑफ शुड नॉट बी लेस देन 40 तक अप्रोक्सीमेटली। SIBM पुणे के लिए 40 41 तक कट ऑफ जाना चाहिए, जितना मुझे फील होता है। बाकी तो देखो स्लॉट टू स्लॉट थ्री डिसाइड करेंगे सब चीजें, बट 40 से कम शायद ना जाए कट ऑफ। इतना कम से कम जाना चाहिए, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40 41 42 तक SIBM पुणे का कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारे अटेम्प्ट 47 48 है विथ हाई एक्यूरेसी, उससे कम भी जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी शायद कम लगती है, लेकिन जा सकता है 100% है। ये डिपेंड करेगा कि QA में कितना लोगों ने अच्छा किया है, LR में कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत बच्चों के कितने, VA में कितना उन्होंने सही किया है, EDM सबके लिए इजी थे, सबके लिए बाकी चीजें इजी थी। बहुत चीजों पे डिपेंड कर जाता है, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट वो 5 10 बच्चों के बेसिस पे नहीं आता ना, बहुत बल्क स्टूडेंट के बेसिस पे रिजल्ट आएगा। तो जितना मुझे लगता है कि रेंज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी कट ऑफ की। नॉट 40 41 42 भी मुझे लगता है शायद ना जाए, 40 तक कट ऑफ जाए मे बी। 44 45 जो बोल रहे हैं उतना जाएगा है नहीं कट ऑफ, बहुत रेयर चांसेस लगते हैं मुझे कि उतना जाए कट ऑफ। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एकदम ही उठ के गए और कर लिया। आपको नॉलेज है तब यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। आप 20 20 क्वेश्चन, मतलब 18 19 क्वेश्चन, तो 18 19 क्वेश्चन क्वांट में आराम से निपटा सकते थे। एटलीस्ट आप लोग निपटा सकते थे 18 19 क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं हो कि एकदम वही चीज जो हर बार बोला जाता है, एकदम बेसिक। ऐसा नहीं होगा कि बेसिक नहीं अच्छा तो आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन, नहीं, वो नहीं था। ये बेसिक अच्छा होना चाहिए, देन ओनली यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वेरी क्विकली यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो बहुत ज्यादा भी स्कोर आएगा बच्चों का। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 51 52 53 भी स्कोर करेंगे इस पेपर में। तो आपका स्कोर बहुत अबव अच्छा भी जाए जाएगा, और बहुत कम भी बच्चों का स्कोर जाएगा। तो वो अगर मैं ओवरऑल देखूं और मैं ये चीज देखूं कि यार, वो मैं अगर इजी स्टूडेंट को थोड़ा सा अलग करके देखूं, जो मैक्सिमम बल्क में इजी स्टूडेंट है, तो मुझे ये लगता है कि इजी स्टूडेंट को इस पेपर में 14 15 सॉल्व कर लेने चाहिए थे क्वांट सेक्शन में। 13 14 कम से कम, इतना तो कम से कम भी सॉल्विंग होनी चाहिए थी। सही की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। बच्चों ने 19 18 भी, 18 19 भी सॉल्व किए बिकॉज ऑफ LR एंड BA, क्योंकि LR एंड BA बहुत जल्दी निपटा के यू कैन स्विच टू। अगर आप 25 मिनट का टाइम दे रहे थे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व, इजिली एबल टू सॉल्व 13 14 क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज सम क्वेश्चंस वर, वो डायरेक्ट कैट के 2 क्वेश्चन तो उठ के आ गए जिसको आपको रटवाया हुआ था बिल्कुल, वो क्वेश्चन दो उठ के आ गए, हेक्सागन वाले एंड सो ऑन। ठीक है, एक बार डिस्कशन कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन। सब कट ऑफ की जो है एक एक वो आइडिया लग रहा है कि इतना होना चाहिए, लेकिन कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ 40 तक जाना चाहिए, बट 40 से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि बाकी स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा वो था, बाकी स्टूडेंट, नॉलेज स्टूडेंट कितना प्रिपेयर्ड है इस चीजों के लिए। बिकॉज मैं कई जगह पे एनालिसिस देख रहा हूँ, तो वही जो क्वेश्चन है उनको राउंड टू बोला जा रहा है। तो वो मुझे जितना लगता है कि शायद हो सकता है कि अगर बल्क में देखूंगा तो शायद थोड़ा कट ऑफ गिर सकता है। पॉसिबिलिटी हो सकती है 38 39 पे भी यू माइट फेच SIBM पुणे, वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन देखेंगे बाद में क्या होता है। तो जितना अपना बेस्ट हो सकता है ट्राई की, जब 2 और 3 हो तो उसमें अटेम्प्ट बढ़ाओ, जितने हो सके अटेम्प्ट बढ़ाओ। मैक्सिमम बच्चों का तो राउंड इसी में स्लॉट वन में ही खत्म हो गया होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा स्लॉट वन के अकॉर्डिंगली। बहुत बल्क में बच्चा है। अब स्लॉट टू स्लॉट थ्री में जिसने स्लॉट वन स्लॉट टू में कम है, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट। प्रिपरेशन उस तरह से करो। और जहाँ पे टेस्ट, दो टेस्ट देते रहो। कल से आपके टेस्ट अपडेट होंगे, एक कल मिलेगा, एक परसों मिलेगा, एक नरसों मिलेगा। डेली एक टेस्ट तुम्हें स्नैप का मिलेगा, वो डेली एक टेस्ट देते रहो। ठीक है, एक टेस्ट डेली दो बस, बाकी अपना उस पे दैट पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था एक क्वेश्चन ये बेटा आपके में। ठीक है, दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा, सिर्फ क्वेश्चन पे रहेंगे बेटा, सिर्फ क्वेश्चन पे रहेंगे हम लोग। वेरी बेसिक क्वेश्चन। आंसर क्या लगाया था आपने? आंसर शुड बी 3 days बेटा, दैट शुड बी योर आंसर। A and B वर्क फॉर 5 hours पर डे फॉर 2 days। मतलब सेम वर्क को करना है तो A+B कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे बेटा? 5 × 2 10 hour लेंगे ना, A+B जो लेंगे 10 hour लेंगे, 10 hour A+B, A+B 10 hour लेगा। बी और सी कितने आवर लेगा बेटा? 5 hours पर डे 4 hours तक, 20 hour लेगा बी और सी।
अगर सी और ए की बात करें तो कितने ओवर लेगा बेटा? 12 ओवर लेगा। अब तुम कुछ टोटल वर्क लेट कर सकते हो, मान लो टोटल वर्क कितना लेट कर लोगे? 10, 20, 12 है तो 120 या 60, जो आपकी मर्जी, 120। तो ए प्लस बी 120 यूनिट वर्क 10 ओवर में करता है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? इट विल बी 12। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20 ओवर में करता है, इट विल बी 6। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 ओवर में करता है, इट विल बी 10। अब ये इक्वेशन 1000 बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसको क्या करोगे तीनों इक्वेशन को बेटा? यू विल ऐड देम। तो दैट इज 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 14। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए वर्किंग एलोन। अच्छा, b प्लस सी 6 है, तो a का कितना आ जाएगा टाइम बेटा? a का कितना आ जाएगा? दैट विल बी 8। 8 आ गया। अब नाउ अंडरस्टैंड, 8 आ गया, 8 ओवर। 8 ओवर 8 यूनिट एफिशिएंसी आ गई। 120 को करने में कितना टाइम लगेगा उसको बेटा? ए को कितना टाइम लगेगा? इट विल बी 120/8, मतलब कितना हो गया बेटा? 15 ओवर। अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकिंग बाय ए वर्किंग एलोन इफ ही वर्क्स फॉर 5 ओवर अ डे। 15 ओवर काम कर रहा है, 5 ओवर अ डे काम कर रहा है, मतलब कितने दिन लेगा बेटा? ही विल टेक 3 days। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको सॉल्व होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हजारों बार आप कर चुके हो, तब ऐसे जल्दी 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 गो थ्रू करके खत्म करना चाहिए। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ अ कॉर्नर सर्कट ए बी सी, यहां से कॉर्नर कट कर दिए गए, यहां से कॉर्नर कट करके एक हेक्सागन बनाया। हेक्सागन में सेम क्वेश्चन है, हजारों बार बता दिया हम लोगों ने, हजारों बार हम लोगों ने बता दिया, सेम क्वेश्चन है बेटा। ये 1 1 1, इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं इक्विलेटरल वाले बेटा? 6 बनते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो इक्विलेटरल का और हेक्सागन का दैट विल बी 9/6 और नॉट, जल्दी बोलो बेटा, 3/2 होगा। अब इक्विलेटरल का एरिया कितना गिवन है? दैट इज 240। 240/h इज इक्वल टू 3/2, तो h का कितना आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 160। that will be your answer, that should be your answer. So but that was very basic question है ना, that was a very basic question, आपका सॉल्व होना चाहिए था। ये हजारों बार रटवाया हुआ एकदम, कैट के टाइम पे कितनी बार ये क्वेश्चन हुआ, तो आपको कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। इफ log 1 plus xz is equal to 2a x with z are three consecutive number, find a। क्या करना चाहिए था बेटा आपको इस क्वेश्चन में? क्या करना चाहिए? तो यू शुड टेक वैल्यूज बेटा, आपको वैल्यू ले लेनी चाहिए थी। x को 1 ले लेते, y को 2 ले लेते, z को 3 ले लेते। तो log 1 प्लस xz, xz मतलब कितना हो जाएगा बेटा? xz कितना हो जाएगा? 3। तो log 4 इज इक्वल टू 2a। तो log 4 इज इक्वल टू 2 log 2 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू log 2 आ गई। log 2 आ गई मतलब कितनी वैल्यू आ गई बेटा? दैट इज इक्वल टू log y। log y मेरी आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा पार्ट होता बेटा? दैट विल बी बी पार्ट। वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन सेम किया भी हुआ, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये ना कर पाए कोई बच्चा तो फिर तो, जब ये शुरुआत के तीनों क्वेश्चन जो है आपको तुरंत तुरंत ऐसे उड़ा देने चाहिए थे हवा में। A mixture contain 3/4 of the milk and rest is water. After diluting the mixture, final mixture contain equal quantity of milk and water. How much milk water replaced from the mixture? मतलब ये हो रहा है कि कोई एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का है, यहां से वो निकाला गया, फिर उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर दिया, पहले निकाला, फिर उसमें उतना ही वाटर ऐड कर दिया, और बाद में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर। हाउ मच मिल्क वाटर रिप्लेस फ्रॉम द मिक्सचर, कितना मिक्सचर रिप्लेस किया गया। इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपने अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का बेसिक सॉल्व किया हुआ है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 सेकंड, 12 सेकंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम। शुरुआत में 3/4 मिल्क है, फाइनल मिल्क जो है, व्हाट इज फाइनल मिल्क बेटा? फाइनल मिल्क कितना है? दैट इज 1/2 और नॉट, दैट इज फाइनल मिल्क इज 1/2। 1/2 हमारा फाइनल मिल्क है। तो हम लोगों ने क्लासेस में 1000 बार किया हुआ है, मिल्क फाइनल इज इक्वल टू मिल्क इनिशियल। ये सब आपको वहां पे नहीं लिखना होता है, जो टाइम जाए। मिल्क फाइनल है हाफ, मिल्क इनिशियल है 3/4 इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया, दिस विल बी 2/3। 2/3 का मतलब होता है ये रिमेनिंग सॉल्यूशन होता है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है कितना सॉल्यूशन बाहर लिया गया है बेटा? कितना सॉल्यूशन बाहर लिया गया? 1 लिया गया आउट ऑफ 3, तो किस रेशियो कितना हो गया बेटा? 1/3 विल बी 1/3 बाहर लिया। दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप एक सेकंड में सॉल्व कर, मतलब एक सेकंड में तो नहीं, चलो 10-15 सेकंड में सॉल्व करके ऐसे आगे बढ़ सकते थे, है ना। वो सब आपको नहीं कि इतना मिल्क उतना मिल्क, ये सब नहीं करना था आपको। एमएफ पता था, एमएफ हटाते 2/3, हजारों बार वही जो भी माइका में बना है, वही जो कैट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे क्वेश्चन बना। दिस वाज अ क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। आप दूसरे मेथड लगा सकते थे, हाँ, कि यार चलो यहाँ पर मेरे पास 3/4 मिल्क है, तो लेट करो 3 3 मान लो 3 मिल्क था और 1 वाटर था, ठीक है, इतना मिल्क है, 3 मिल्क है, 1 वाटर है, 1 वाटर है,
ठीक है, आपके दूसरे क्या क्या मेथड हो सकते थे? 3 मिल्क है, 1 वाटर है, यहां से मान लो आपने एक्स क्वांटिटी बाहर ले गए। एक्स क्वांटिटी बाहर ले जाओगे तो एक्स 3x/4 मतलब मिल्क बाहर जाएगा, और x/4 वाटर जाएगा, इतना वाटर जाएगा। ठीक है, मतलब जो मिल्क बचेगा वो 3 - 3x/4 मिल्क बचेगा, और 1 - x/4 वाटर बचेगा। अब इसमें फिर से x क्वांटिटी वाटर की ऐड कर दोगे, सेम क्वांटिटी वाटर की फिर से ऐड कर दो। कह रहा है कि मिल्क और वाटर सेम है, अब इक्वल क्वांटिटी है, मतलब दिस 3 - 3x/4 इज इक्वल टू 1 प्लस x - x/4, 1 + 3x/4। तो 6x/4 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। 3/4 बाहर ली जा रही, मतलब कितनी क्वांटिटी, क्या रेशियो बाहर लिया जा रहा है? 3/4। 3/4 इस 4 का बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये 3/4 बाहर लिया जा रहा है, 3/4 क्वांटिटी बाहर ले जा रहे हैं हम लोग, है ना। 3/4 क्वांटिटी हम लोग से कहा गया कितना कितना मिक्सचर जो है। अब ओरिजिनल मिक्सचर हम लोगों ने कितना लिया था? 4 लिया था हम लोगों ने ना, 4 ओरिजिनल मिक्सचर हमारा कितना था? दैट वाज 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 का बेसिकली 3 बाई, अरे यार, ये मान लो हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने 3/4 क्वांटिटी हम लोग, 1 सेकेंड, 3/4 क्वांटिटी हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, 3/4 क्वांटिटी बाहर ले जा रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कितना मिल्क और वाटर रिप्लेस किया गया, क्या क्वांटिटी मिल्क और वाटर की रिप्लेस करी गई है। तो ये बेसिकली रिवर्स हो जाएगा एक तरह से, हम लोग कह दें इसका रिवर्स हम लोग ले लें, बस 1/3 हमारा बन जाए। 1/4 पे 3/4, जो भी हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी हमने कह दी। एक और तरह से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक्स वाले से आप लोगों को टाइम ना लगे, एक और तरह से देख लो। मान लो ओरिजिनल क्वांटिटी 3 और 1 ले लेते, फाइनल क्वांटिटी कितनी बचती? 2 और 2 बचती, क्योंकि तुम्हें पता था, देखो जितना रिमूव किया गया उतना ही ऐड कर दिया गया। तो ओरिजिनल क्वांटिटी अगर 3 इसकी थी मिल्क की, और वाटर 1 था, यहाँ पे ये मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क और वाटर यही है। मतलब इतनी क्वांटिटी मिल्क की थी ओरिजिनल, इतनी वाटर की थी। अब जो क्वांटिटी सॉल्यूशन की रिमूव करी गई उतनी वाटर की ऐड करी गई, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। इसका मतलब है मिल्क कितना रिमूव हुआ? 1 क्वांटिटी मिल्क की रिमूव हुई है, एक क्वांटिटी मिल्क की रिमूव हुई है। अगर एक क्वांटिटी मिल्क की रिमूव हुई है तो सॉल्यूशन बेसिकली कितना रिमूव, एक क्वांटिटी मिल्क की रिमूव हुई है। तो सोचो इसकी कितनी क्वांटिटी रिमूव हुई होगी, अंडरस्टैंड, रिमूव कितनी हुई होगी ये, क्योंकि रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:1 है। इसकी अगर 1 क्वांटिटी रिमूव हुई है, तो जो 3, अगर मिल्क रिमूव होता है तो वाटर की एक क्वांटिटी रिमूव होती है, इसकी अगर एक होगी तो वाटर की कितनी होगी? 1/3 होगी। तो ओवरऑल कितनी रिमूव हुई है? 4/3 का रिमूवल हुआ है ओवरऑल। ओवरऑल कितनी क्वांटिटी रिमूव हुई है? 4/3 का रिमूवल हुआ है। तो 1 + 1/3 मतलब ये 1/3 पार्ट उसका रिमूव हुआ। 1/3 पार्ट मतलब 4 ओरिजिनल क्वांटिटी थी, 4/3 का रिमूवल हुआ है, मतलब कितना है इसका? 1/3। 1/3 रिमूवल हुआ है 4 का। हम लोग इस तरह से भी, लेकिन एमएफ वाज वेरी बेसिक, एमएफ बहुत बेसिक था। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सॉल्विंग करनी थी, जरा बहुत सोचना था। अब नन ऑफ दीज दिया था तो मिस्टेक कर सकते थे कि 4/3 का रिमूवल हो रहा है आउट ऑफ 4, तो कितना आ जाता? 1/3 आ जाता। 4/3 आउट ऑफ 4 है तो 1/3 तुम्हारा बन जाता कि इतना रिमूव हो। लेकिन आप अननेसेसरी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का क्यों टाइम लगाओगे? आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए कि मिल्क फाइनल इक्वल टू मिल्क इनिशियल इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2/3 आया तो एक का रिमूवल हुआ, 1/3 पे आप खत्म कर सकते हो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से जाओ या एक्स वाले मेथड से जाओ, जैसे आपको जाना है जा सकते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बट अगर आपको बेसिक पता है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। इस पे कुछ ऐसा नहीं था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो राउंड 1 राउंड 2 के लिए आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए फ्लो में आगे बढ़ना चाहिए था। इन अ डिक्रीजिंग एपी द सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -75। देखो क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n/2 a प्लस एल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसमें से पहला टर्म हटा दो तो ये -75 के। सम ऑफ इट्स ऑल टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, मतलब n/2 a प्लस एल, लास्ट टर्म लीव करके सम जो है 0 है। ठीक है, फिर हमें कह रहा है, अब देखो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल गेट कैंसिल आउट। -a प्लस एल इज इक्वल टू -75, सो a इज इक्वल टू एल प्लस 75। ये पहली कंडीशन आ गई, a इज इक्वल टू एल प्लस 75। एल क्या होता है? एल इज इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 इंटू डी प्लस 75। a से a कैंसिल, n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -75। ये तुम्हारी पहली कंडीशन आ गई। डिफरेंस ऑफ नाइन्थ टर्म एंड 13th टर्म इज इक्वल टू -20। नाइन टर्म कितना होता है? a प्लस 8d माइनस a -12d। नाइन टर्म और 13 टर्म का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू -20, दिस विल गेट कैंसिल आउट। -4d, जो डिफरेंस दिया हुआ है नाइन टर्म और 13 टर्म का, a प्लस 20, -4d इज इक्वल टू, ये क्योंकि मॉड होगा, यहां पर जो भी डिफरेंस आएगा, एक बार फिर से दिखा दू इस चीज को।
जिस बच्चों को थोड़ा डाउट है, एक चीज समझ लो, डिक्रीजिंग एपी का मतलब होता है बेटा कि डी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी अ निगेटिव वैल्यू। डी की वैल्यू कैसी आएगी, दैट विल बी अ निगेटिव वैल्यू, वो निगेटिव वैल्यू आनी है डी की। ठीक है, इतनी चीज याद रखना, डी की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अ निगेटिव वैल्यू, वो 100% है कि निगेटिव वैल्यू आएगी। अब नाइन्थ टर्म और 13th टर्म का डिफरेंस, या तो मैं ऐसे कर सकता था a+8d माइनस a-12d दैट इज इक्वल टू -20। ठीक है, ए से ये कैंसिल होता, -4d इज इक्वल टू -20, तो डी की वैल्यू आ जाती 4 विच इज रॉन्ग, सॉरी डी की वैल्यू आ जाती 5 विच इज रॉन्ग, क्योंकि डी निगेटिव होगा, डिक्रीजिंग एपी है। फिर तुम क्या करते, a+12d माइनस ए माइनस 8d दैट इज इक्वल टू माइनस दिस, तो ए से ये कैंसिल होता, डी की वैल्यू आ जाती -5। तो ये वैल्यू हम लोग लेते क्योंकि डिक्रीजिंग है पे, डी की वैल्यू -5 ले लेते। अब हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब सुनो, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -75 है, तो डी की वैल्यू यहां पुट कर दो, n-1 इंटू -5 इज इक्वल टू -75, तो n-1 इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 16। n पता हो गया, अब फर्स्ट टर्म मुझे बताना, कहीं भी रख के फर्स्ट टर्म यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं इस इक्वेशन पुट कर दू, n की वैल्यू 16 है, यहां पुट करो 8 a+l इज इक्वल टू l, 8a इज इक्वल टू -7l, 8l l उधर चला गया, -7l, 8a इज इक्वल टू -7, l इज इक्वल टू क्या होता है, a+16 है मतलब 15d, तो 15a इज इक्वल टू -7 इंटू 15d, 15 से 15 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू -7 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -5, पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 35, दैट इज द आंसर कि 35। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बट आप अगर फ्लो में सॉल्व करोगे तो अगर ये 1.5 मिनट 2 मिनट भी ले रहा है तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो 1 मिनट से भी बहुत कम लेंगे, वो बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। आप इसको लीव कर दोगे तो ये लीव हो गया, तब ये आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड ये ना सोचोगे आके आपको सेकंड राउंड में कुछ करोगे, बहुत रेयर ही होगा आपके सामने। आपको फ्लो में सॉल्व करते चले जाना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था जो सॉल्वेबल ना हो, आपने इससे अच्छे क्वेश्चन एपीजीपी में करे हुए हैं, बस आपको जो दिया हुआ है वही आपको पुट करते हुए यू शुड नो। बस एक चीज थी यहाँ पे, डिक्रीजिंग एपी आपके सामने पता होना चाहिए कि डिक्रीजिंग एपी का मतलब है कि डी की वैल्यू विल नॉट बी अ पॉजिटिव वैल्यू, डी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी अ निगेटिव। तो वो हमें ये समझना है कि डी की वैल्यू निगेटिव होगी, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी डी की वैल्यू आएगी हमें पॉजिटिव वाला इग्नोर करना है, वी विल मूव टू द नेगेटिव वैल्यू, बस हमें इतना। सो दिस वाज अ गुड लेवल क्वेश्चन, अगर ये कैट में भी क्वेश्चन बन जाता तब भी ये कैट लेवल का भी क्वेश्चन था, लेकिन आपको फिर भी लीव नहीं करना चाहिए था एग्जाम कंडीशन में, क्योंकि आप लीव करोगे तो आपका फ्लो टूटेगा और कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डाउन होता है। आप हाँ, अगर बेसिक नहीं अच्छा आपका एपीजीपी का तब आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व 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 आप पहुंचा सकते थे। आप जैसे ये एल एल के टर्म पे लिखा है, यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ ए ऑल्सो, यू कैन एल को पहले ही n-2a+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, वो आपकी मर्जी, आप क्या क्या किस तरह से सॉल्विंग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज माइन्यूट विल बी अरेंज सो दैट द वोवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। हमारे पास 6 प्लेसेस हमें अरेंज करने, जिसमें एक ऑड, दो ऑड और तीन ऑड है। हमारे पास तीन ऑड है और कितने वो है हमारे पास बेटा वोवेल्स, हमारे पास वोवेल कितने, तीन वोवेल। तीन वोवेल को तीन जगह पे करने के लिए कितना आएगा बेटा, दैट विल बी फैक्टोरियल 3। और बाकी तीन कंसोनेंट को तीन प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए कितने होंगे बेटा, अगेन फैक्टोरियल 3। तो 6 × 6 कितना आ जाएगा आंसर बेटा, दैट विल बी 36। दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने ऑलरेडी इलाहाबाद एंड ऑल में कवर किया हुआ है इस क्वेश्चन को। हमारे पास छह छह पोजीशन थी, हमसे कह रहा है वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, मतलब पहला प्लेस, थर्ड प्लेस, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस फिफ्थ प्लेस पे वोवेल को रखना है। वोवेल कौन कौन से, आई है, यू है, ई है, तीन वोवेल तीन प्लेसेस, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3c3, तीन में से तीन ही चूज करोगे, और फैक्टोरियल 3 इंटू बाकी तीन कंसोनेंट को 2 4 6 पे ही डालना मजबूरी हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, आंसर विल बी 36। आगे बढ़ जाना, दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ऑलरेडी इस तरह का इलाहाबाद वाला अगर तुम्हें याद हो, हम लोगों ने इलाहाबाद किया हुआ है ना, वो इससे अच्छा क्वेश्चन है। इलाहाबाद का जो इलाहाबाद क्वेश्चन है वो इससे अच्छा क्वेश्चन है, ये तो फिर भी वो है, इससे बेटर हम लोगों ने बहुत किए हुए। ठीक है, मॉक में भी हम लोगों ने दिया हुआ है ना। अगेन अगर तुम्हें याद हो तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने वो कंट्रडिक्ट करते, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, मैथ में भी किया है ना। हम लोग ने कह रहे हैं ए स्पीक्स ट्रुथ 6 आउट ऑफ 9 टाइम्स। 6 आउट ऑफ 9 टाइम्स मतलब ट्रुथ बोलने की ए के ट्रुथ बोलने की पॉसिबिलिटी 6/9 मतलब 2/3 है। तो ए के ट्रुथ ना बोलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, दैट विल बी 1/3, 1 - 2/3।
बी के ट्रुथ बोलने की पॉसिबिलिटी 3/6 मतलब 1/2 है, तो बी के ट्रुथ ना बोलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? दैट इज 1 - 1/2, 1/2। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे कंट्रेडिक्ट ईच अदर? कंट्रेडिक्ट मतलब जब ए ट्रुथ बोले तो बी ट्रुथ ना बोले, और और ए ट्रुथ ना बोले तब बी ट्रुथ बोले, दैट इज द कंट्रडिक्शन। ए ट्रुथ बोले पॉसिबिलिटी 2/3, बी ट्रुथ ना बोले 1/2, ए ट्रुथ ना बोले 1/3, बी ट्रुथ बोले 1/2। तो दिस इज 2/6 प्लस 1/6, 3/6। सो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा? दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट शुड बी योर आंसर तुम्हारा। दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको सही सॉल्व करना चाहिए था। An article is sold for this rupees after giving a discount of 12%. The profit percent is 10%. Prime profit percent when no discount is given. किसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए यहाँ पर, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमारे लिए किसकी कोई कोई वो ही नहीं है, कोई हमारे लिए है ही नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है। मान लो एमपी जो है वो 100 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा? एमपी 100 रुपए, डिस्काउंट 12% का, तो एसपी कितना हो जाएगा? 88 रुपीज हो जाएगा, 88 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो सीपी इंटू 1.1 इज इक्वल टू 88। तो सीपी कितना आ गया बेटा? 80 रुपीज सीपी आ गया, 80 रुपीज। कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट में नो डिस्काउंट इज गिवन, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? जीरो डिस्काउंट होगा तो एसपी कितना होगा? 100 रुपीज। मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 20 20/80 इंटू 100, मतलब कितना हो गया बेटा? दैट इज 25%। दैट शुड बी योर आंसर। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है प्रॉफिट पे, तो हम वैल्यू का यूज करके हम करेंगे क्यों? हमें वैल्यू का क्या करना है? हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, हमें वैल्यू क्यों करनी है यूज में? हम क्यों अननेसेसरी अपना कैलकुलेशन बढ़ाएंगे ना। एथ क्वेश्चन। नाउ इफ कॉस्ट ऑफ ईच इट इज 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम्स मतलब ईच आइटम इज 20 रुपीज, selling price are this and so on, and the profit percent is minimum 40%, what is the minimum number of items? This is again an easy question। इस तरह का क्वेश्चन तुम एसआई सीआई में भी कर चुके हो। अगर तुम्हें याद हो कि कितना एसआई कर दिया जाए कि एसआई की वैल्यू टोटल एसआई के इक्वल ले ली जाए, वो सेम क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अभी हम लोग इस पे रहेंगे बेटा, सिर्फ श्याम बेटा। अब मान लो कि हमारे पास एन आर्टिकल थे, हमने एन आर्टिकल लिए बेटा, एन आर्टिकल्स लिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? दैट इज 20 एन। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम्स आर, पहले का 2 हो गया, दूसरे का 4 6, ऐसे करके एन आर्टिकल का टोटल समेशन हो, तो 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके एन आर्टिकल है। तो एन आर्टिकल है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है बेटा, तो एन नेचुरल नंबर का समेशन एन एन प्लस 1/2 होता है, दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? इतना आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। ये टोटल सेलिंग प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस। हमसे कह रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज इज मिनिमम 40%, मिनिमम 40% हो, मतलब 20 एन इनटू जो भी हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो मिनिमम 40% है। 40% मतलब 20 एन इंटू 1.4, ये सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1। ये बेसिकली एन से एन कैंसिल हो गया, 20 इंटू दिस दैट इज 28 इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो एन की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 27। मतलब जब मैंने 40% पर सो रख दिया, प्रॉफिट रख दिया 40%, उसको सेलिंग प्राइस के इक्वेट कर दिया, तो वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू कि जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 1.4 के, तो मिनिमम वैल्यू 27 आ गई। दैट शुड बी योर आंसर, वो तुम्हारा आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, वही घिसा पिटा हजारों बार तुम कर चुके हो इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे बार हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में एसआई पे बना दे, या सीआई, एसआई पे नॉर्मली बनेगा, सीआई पे नहीं बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। एसआई पे बनाएंगे वो लोग कि पहले कुछ सेलिंग वो है, इंटरेस्ट है, फिर 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए, या स्पीड पे बना सकते हैं क्वेश्चन, टीएसडी वाला क्वेश्चन कि इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए है, इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए सीआई पे है, तो उस पे बनाया जा सकता है। दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व कर लेना चाहिए था एग्जाम कंडीशन में। तीन फ्रेंड है, सोनू मोनू एंड रोमू प्ले क्रिकेट, दे स्कोर 342 रन इन टोटल। इफ द रेशियो ऑफ फंड स्कोर्ड बाय सोनू एंड मोनू एंड रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय मोनू एंड रोमू इज 3:2 3:2, मतलब सोनू इज टू मोनू का रेशियो 3:2 है, मोनू और रोमू का रेशियो 3:2 है। हमारा अटैक पॉइंट क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी अवर अटैक पॉइंट? मोनू हमारा अटैक पॉइंट होगा, इसको कितने से अटैक कर दूं बेटा? 3 से कर दूं, इसको कितने से कर दूं बेटा? 2 से कर दूं, तो रेशियो 6:9:6:4, ये रेशियो आ गया। अब मुझसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय रोमू। रोमू 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 4 डिवाइडेड बाई 9 6 15 4 19, 4/19 इंटू कितना कर दू बेटा? इंटू कितना कर दू? 342। 9 एकम 9 9 18, 18 चौके 72, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, हमें याद होगा रमेश गणेश वाला ना बेटा, रमेश गणेश वाला जो हम लोगों ने किया हुआ है, रमेश गणेश एंड सो ऑन वाला क्वेश्चन।
नहीं बेटा, नन ऑफ दीज दिया, ऑप्शन से करने की नीड नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन नहीं है आप ऑप्शन लगाओ उतनी देर में तो वो सॉल्विंग हो जानी है, ऑप्शन से क्यों करोगे, उतनी देर में सॉल्व हो जाना है। हमें दिया हुआ है ए एंड बी हैव बैग्स फुल ऑफ रुपीज वन कॉइन, द टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट इज 45 रुपीज, 1 रुपए का है, टोटल अमाउंट इतना है, मतलब 45 कॉइन्स अवेलेबिलिटी है। देयर वॉज अ होल इन द बैग ड्यू टू विच 5 1 रुपीज कॉइन वर ड्रॉप फ्रॉम ईच बैग। तो इसका मतलब है टोटल रह गए 35 कॉइन्स, 5 बैग 5 कॉइन चले गए, 35 कॉइन्स टोटल रह गए। आफ्टर दिस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग वर 124। मतलब यह है कि ए में जितने कॉइन रह गए हैं और बी में जितने कॉइन रह गए, इनका टोटल समेशन 35 है, और ए के कॉइन और बी के कॉइन का टोटल प्रोडक्ट 124। ए प्लस बी 35 है और ए इंटू बी 124। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, जितना बेसिक हो सकता है। डायरेक्ट दिख रहा है हमें कि ए और बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 31 एंड 4, 31 प्लस 4 35 एंड 31 इंटू 4 124 हमारे सामने आ गया। तो हमारा ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई कि एक में 31 होंगे और एक में 4 होंगे। इसका मतलब है पहले पहले 5 कॉइन क्योंकि जा चुके थे, पहले इसके पास 36 रहे होंगे, इसके पास 4 प्लस 5 9 रहे, 5 5 कॉइन गए हैं ना दोनों से, तो 31 और 4 हुए, तो 35 और 36 इंटू 9, 9 छक्का 54, 9 3 27 5 32, 324 शुड बी योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर होता है। तो दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको जल्दी जल्दी हटा के खत्म कर, क्योंकि अब मुझे नहीं पता नन ऑफ दिस में था, एक बच्चे ने इसको भेजा था नन ऑफ दिस के साथ, अगर नन ऑफ दिस था तो अच्छी चीज थी, नन ऑफ दिस नहीं था तो यू कैन यूज ऑप्शंस आल्सो, आप वहां पे भी वो भी कर सकते थे कि आप ऑप्शन यूज कर लेते, लेकिन नीड इट थी नहीं, क्योंकि इतनी इतनी इजीली वैल्यू दी हुई थी, ए प्लस बी 35, ए इंटू बी 120, क्लियर कट दिख रहा है 30 एंड सो ऑन पे आपका सिनारियो बन रहा है। दूसरा क्या कर सकते थे, आपको पता था कि यार एक्स और वाई मान लो ओरिजिनल, एक्स प्लस वाई 45, अब एक्स माइनस एक मान लो, आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लो एक एक्स कॉइन है ए वाले में और बी वाले में 45 माइनस एक्स, इससे 5 कॉइन गए तो एक्स माइनस 5, इससे 5 कॉइन गए 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब 45 माइनस 40 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 124। तो जो एक्स की वैल्यू होगी 5 से बड़ी होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर 5 से छोटी होगी तो निगेटिव बन जाएगा। तो 5 से बड़ी होगी तो 6 पे जाते नहीं डिविजिबल था, 7 पे जाते नहीं डिविजिबल था, 8 पे जाते नहीं डिविजिबल था। जैसे ही सोचते कि यार तो कौन सी वैल्यू 4 पे, जैसे हम लोग वन, पहले हम 1 पे गए, 1 2 3 4, जैसे ही मैं 4 रखूंगा वैल्यू मेरे पास, 4 जैसे मैंने 4 रखी, मान लो 4 रखी, तो मुझे समझ में आया 4 और 31, ये तुम्हारा 45 माइनस दिस, 4 और 34 पे, 4 और 31 पे मेरा काम बन जाएगा। जैसे मैं 31 रखूंगा तब मेरे जो भी ये वैल्यू, जैसे मैं एक्स एक्स की वैल्यू मान लो मैंने 5 से बड़ी है, मुझे समझ आ गया कि 5 से बड़ी, ऑप्शन तुम लेते एग्जाम कंडीशन में बैठ के, ऑप्शन 5 से बड़ी थी, 6 पे जाते, 6 पे जाते नहीं डिविजिबल था, 7 पे जाते नहीं डिविजिबल था, 8 पे जाते नहीं डिविजिबल था, 9 पे आते, 9 पे आते, तो 9 पे देखते यार कि 9 पे भी नहीं डिविजिबल है, 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके या तो दिमाग पे लगाते, तो 31 पे तुम्हें क्लियरली दिख जाता कि 31 पे डिविजिबिलिटी है, 31 पे तो एक वैल्यू 31 हो जाती, एक वैल्यू 4, तो ये वैल्यू जैसे ही तुम 31 रखते तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, दैट विल बी 9 आ जाती, 9 आती तो ये 4 और ये 31 हो जाता, तो पहली वैल्यू ये 9 बन जाता, दूसरी वैल्यू 45 माइनस 36 हो जाता, 9 इंटू 36 324 आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। तो तुम किसी भी मेथड से प्रोसीड कर सकते थे, अगर तुम्हें ऑप्शन पे भी जाना था, अगर मान लो तुम्हें ऑप्शन पे भी जाना था, तो अगर नन ऑफ दीज भी दिया है तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऑप्शन से नहीं जा सकते हो, ऑप्शन से जाओ। तुम्हारे सामने ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, ए प्लस बी 45 है, फिर 5 5 कॉइन चले गए यहां से, तो ए प्लस बी का जो समेशन रह गया वो 35 रह गया, 35 समेशन, यहाँ पे इसको ब्रेक करते, मान लो इसको ब्रेक करते, तुम कहते इसको यार 45 कॉइन है, और बस यही है कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी वैल्यू लेनी पड़ती, कहीं ना कहीं ऑप्शन अगर यूज करते तो कई चीजें चेक करो, उतनी देर में तो तुम ए प्लस बी और ए इंटू बी इज इक्वल टू 124 पे खत्म कर सकते थे क्वेश्चन, तुम्हें वैल्यू एक एक चेक करनी पड़ती, उस पे 45 को कॉम्बिनेशन बनाते, उतनी देर में तो तुम खत्म कर देते चीजों को, उतनी देर में तो तुम्हारा खत्म हो जाता। तुम ये कर सकते थे अगर ऑप्शन यूज करने होते कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 324 आता, फिर ए इंटू बी, ये तुम्हारा सामने 9 9 इंटू 9 9 इंटू 36 आता, फिर तुम देखते कि 5 कॉइन हटा दिए तो 4 और 31, क्या ये कॉम्बिनेशन 124 दे रहा है, हाँ दे रहा है, तब आंसर। लेकिन क्योंकि 324 के कई सारे कॉम्बिनेशन थे, 5 से बड़े पे जाना चाहिए था तुम्हें, तुम्हें पता चाहिए था ना कि 5 कॉइन ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब है वैल्यू 5 से तो बड़ी होगी, तो 6 पे आते, 6 पे डिविजिबिलिटी होती, 6 इंटू 54 करते, तो इससे 5 कॉइन जाते तो ये 1 इंटू 49 होता, प्रोडक्ट ना देता, फिर तुम 7 पे आते नहीं होता, 8 पे आते नहीं होता, 9 पे आते, 9 तिया 27, 9 इंटू
टू, 9 होती है 27, 36, 9 into 36 पे आता, फिर इधर से 5 कॉइन गायब करते, इधर से 5 कॉइन गायब करते, 4 into 31, 124 पे तुम्हारा सिनारियो बन जाता आंसर। तो तुम कर सकते थे ऑप्शन की हेल्प से, लेकिन उतना ज्यादा बेटा राज यूजफुल नहीं था। उतनी देर में यू कैन सॉल्व विथ हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड। इसके सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन की जगह नॉर्मल मेथड से फास्ट ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। जैसे मैं दिया टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर 160, देर आर इतने एप्पल डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेल, ईच मेल गेट 7 एप्पल्स, ईच फीमेल गॉट दिस। तो मान लो कि फीमेल एक्स है, मेल 160 माइनस एक्स है। ईच मेल गॉट 7 into 160 माइनस एक्स, फीमेल गॉट 12x, दैट इज इक्वल टू 1240। 7 0 7 42, 1120 प्लस 5x माइनस 7x प्लस 12x, दैट इज इक्वल टू 1240। 5x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ हमें फीमेल बतानी थी 24, दैट शुड बी योर आंसर। आप मार्क करके आ गए थे, सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। नो, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें तो आंसर भी याद होना चाहिए इसका कि नहीं? तुम्हें तो आंसर तक इस क्वेश्चन का एक्चुअली में याद हो, सेम वैल्यू के साथ ही रखा हुआ उन्होंने, एकदम एग्जैक्ट सेम वैल्यू, आपको आंसर भी याद होना चाहिए। ए और बी को मिक्स किया गया है, ए इज टू बी को 3:2 के रेशियो मिक्स किया गया। ठीक है, अब मान लो हम लोग ऐसा करते हैं कि यार 3:2 के, कोई भी ऑप्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3:2 के रेशियो में मान लो इसकी क्वांटिटी 3 ली, इसकी क्वांटिटी 2 ली, और इसका x रुपए पर केजी ले लिया, इसका y रुपए पर केजी ले लिया। 3x+2y, ये मैंने क्या लिखा है जल्दी से बताओ? 3x+2y, इसका y रुपीस पर केजी, ये कॉस्ट प्राइस लिखा है। इस कॉस्ट प्राइस को कितने, प्रॉफिट 10% को कितने से मल्टीप्लाई कर दे बेटा? 1.1 से कर दे, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस है। दूसरा कह रहा है अगर 2:3 के रेशियो में किया जाए, तो 2x+3y इंटू कितना कर दिया जाए, 1.05 कर दे कि नहीं कर दे, दैट इज टेबल सेलिंग प्राइस। इन दोनों को क्या कर दिया जाए बेटा, दोनों को क्या कर दे, सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को इक्वेट कर दे। 3x+2y इंटू 1.10, दैट इज इक्वल टू 2x+3y इंटू 1.05, ये कैंसिल हुआ, 22, 21, 66x प्लस 44y, दैट इज इक्वल टू 42x प्लस 63y। तो इसको इधर लाए तो 22x इज इक्वल टू 19, ये आ गया तुम्हारा 22x इज इक्वल टू 19y। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 19:22। आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? दैट शुड बी डी, दैट शुड बी योर आंसर। ये 24 है, ठीक है, 24 आंसर विल बी बी, दैट शुड बी योर आंसर। बी पार्ट तुम्हारा आंसर 19:24 आ जाता है। ठीक है, इसका सेम ही आंसर था वो कैट वाले में भी, कैट का ही क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली उठा के दिया हुआ इन्होंने 19:24। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 19:22 भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो ऑप्शन 19:22 भी लिख लो। ठीक है, नन ऑफ दिस की जगह वो दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। In how many ways 7 different chocolates can be distributed to ABC so that at least one of them gets exactly one chocolate? This is the question of your जो boxes और balls का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, exactly same question। कह रहे 3 लोगों में चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, एबीसी में, सो दैट एग्जैक्टली वन चॉकलेट हर एक को मिल रही है, एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट एग्जैक्टली वन, मतलब एक चॉकलेट ये, तो वन, एक को एक मिल गई, अब डिस्ट्रीब्यूट करें, 6-0 हो सकता है, 1-5-1 हो सकता है, एक को फिक्स करके दूसरे को चलाओ, 6-0-5-1, 1 यहाँ पे फिक्स करी 4-2 हो जाएगा, 1 यहाँ फिक्स करी 3-3 हो जाएगा, 1 यहाँ फिक्स करी 2-4 हो जाएगा, जो ऑलरेडी कर चुके, मतलब ये 4 केसेस में ही बनना है, 1-6-0, 1-5-1, 1-4-2, 1-3-3। अब 1-6-0 पे आते हैं। 1-6-0 क्या होगा? सात सात चीजों को 1-6-0 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ऑब्वियस है कि पर्सन अलग अलग है तो अरेंजमेंट भी होगा। तो देखो कई सारे वे पॉसिबल थे, जैसे ये 7 में से एक वैल्यू ली, बाकी 6 में से 6 ली, इंटू फैक्टोरियल 3, ये भी कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे 7 में से 5 लिया, बाकी 2 में से 1 लिया, बाकी बच्चे 1 में से 1 लिया, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा? 1 और 1 है तो डिवाइडेड बाई कितना होगा? डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 बेटा। नहीं, होल नंबर वाला मेथड नहीं, यहाँ पे डिफरेंट चॉकलेट है, सिमिलर चॉकलेट नहीं है बेटा, दीज आर डिफरेंट चॉकलेट, इनटू फैक्टोरियल 3 बेटा। यहां पे आए 7C4 इंटू बाकी 3C2 इंटू 1C1 इंटू फैक्टोरियल 3। यहां पे आए 7C3 इंटू 4C3 इंटू 1C1 डिवाइडेड बाई 3 और 3 दो सेम है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये हमारा आंसर होना चाहिए था। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्विंग में, या इसी चीज को डायरेक्टली अगर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद हो तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब 7 6 42, 42।
इस चीज को डायरेक्टली जो रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरी, इस चीज को फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल। 21 इंटू 6 इज इक्वल टू 142। इस वाले को देखें तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 6 3, 6 पंचे दी 210, 630। फिर दिस वन 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 3 3 इंटू अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, दिस विल गेट कैंसिल आउट। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 2, 2 साचिंग 42 420। 420 प्लस 630 मतलब 1050 प्लस 140 दैट इज इक्वल टू 1192 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 811, कितना दिया, एक सेकेंड इधर एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये था, छोटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। मैं एक बार कॉन्सेप्ट भी आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर बता दूंगा। एक बार कॉन्सेप्ट फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि बाई चांस अगर आ जाए आपके सामने। देखो हमें क्या करना था, हमें एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट्स एग्जैक्टली वन चॉकलेट। तो एक को एक चॉकलेट दे के हमें चला देते, जैसे एक चॉकलेट इसके पास आ गई, अब बाकी बचे में 6 और 0, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 0 नहीं हो सकती है। 160, एक के पास 1 दे दिया, 5 1, दो के पास भी 1 हो सकती है, कम से कम एक के पास एग्जैक्टली वन चॉकलेट होनी चाहिए। फिर 142 133, ये आ गया। अब इधर अगर हम लोग आए तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 सिर्फ लिख लो, इनटू फैक्टोरियल 3, जो भी अरेंजमेंट होता है, जो भी अरेंजमेंट है, तो दिस विल गेट कैंसिल आउट, 742 आ गया। यहां देखें तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5, सिर्फ इस वाले को ले लो, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 जो ये दो 1 है उतना ही डिवाइड किया जाता है, इंटू फैक्टोरियल 2। तो 7 इंटू 6 बाई 2 हो जाएगा 3, तो दैट इज इक्वल टू साचिंग 42 और दैट इज 126 आ गया। यहां पे अगर आए तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी, इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाए तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 6, तो ये 3 आ गया साचिंग 42। ये 3 बन गया तुम्हारा, 5 दिया 15 इंटू 42, 15 दूनी 30, 3 5 15 चौके 60, 3 630, यहाँ पे आ गया। इसको देखें तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने का फायदा नहीं है, और एक 2 फैक्टोरियल क्योंकि दो कॉमन है तो हटाना पड़ेगा, इंटू ये कैंसिल हो गए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये साचिंग 42 420, दिस विल बी 1050 प्लस 126, 12 और 4 16, 168, तो दैट इज 8121218, दैट शुड बी योर आंसर, आंसर विल बी सी, दैट शुड बी योर आंसर। तो ये हमारा पूरा मेथड होता है जो हम लोगों ने बॉक्सेस और बॉल्स के केस में भी सीखा था, बॉक्सेस और बॉल्स के केस में भी सीखा था, उसी चीज का ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, 4 केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं बन रहे थे, तो आपको याद रखना है ये डिवाइडेशन पे गलती होती है, फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 है ना, ये फैक्टोरियल 2 क्यों हो रहा है। जैसे मान लो अगर हमारे साथ एक और क्वेश्चन आप में बन सकता है, मान लो 16 है, इसको 4 4 4 और 4 में डिवाइड किया जाए, तो द वैल्यू विल बी 16 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये चारों क्योंकि सेम है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट वाला, ये कैंसिल, आंसर विल बी दिस। अगर मान लो ऐसे 16 को ऐसे करें 8 4 4 पे करा जाए, ठीक है, तीन लोगों में, तो 16 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस कॉमन को हटाने के लिए इंटू तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फैक्टोरियल 3। तो ये हमारा मेथड होता था इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहां पर है ना, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है फिर से आप में। 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर देयर। अब ये क्वेश्चन जो एक बच्चे ने भेजा मुझे, दो बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा है, एक बच्चे ने जो भेजा है उस अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन गलत है। इसका गलत क्या है, इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। यहां पर अब मुझे आप बताओगे 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था, आर इन असेंडिंग ऑर्डर दिया था, असेंडिंग ऑर्डर दिया था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ दिया था। अगर दिया था, अगर अगर कोई ऑर्डर नहीं दिया था तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऑर्डर दिया था तब दिक्कत है इस क्वेश्चन में। 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर आर देयर, 1/4 ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर्स। चार नंबर है ए बी सी डी, है ना, उनका उनके वन एवरेज ऑफ 1/4, एवरेज का 1/4 इज 24 लेस देन द लार्जेस्ट नंबर। मान लो डी या ए, कोई भी ए मान लो लार्जेस्ट नंबर है, उसका उससे 24 लेस है। ठीक है, फिर कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 32, वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज 32 है, टोटल समेशन कितना होगा फर्स्ट 3 नंबर का
बी सी डी मान लो पहले 3 नंबर है, इनका टोटल समेशन कितना होगा, दैट इज 96 हो जाएगा टोटल समेशन, है ना, 96। तो 1/4 96 प्लस a/4 दैट इज इक्वल टू a-24। तो 96/16 प्लस a/16 इज इक्वल टू a-24। तो ये 6 आ गया, 30। 30 इज इक्वल टू a-a/16। तो 30 इज इक्वल टू 15a/16, ये कैंसिल हुआ। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। दैट इज द लार्जेस्ट नंबर। 32 हमारा आंसर हो जाएगा, अगर कुछ नहीं गिवन था। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा, वहां पर चारों पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक बच्चे ने जिसने भेजा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर भी 32 आ रहा है और एवरेज भी फर्स्ट 3 नंबर का 32 आ रहा है, दिस सीम्स अ रॉन्ग थिंग। तो हो सकता है कि तब उसका आंसर नन ऑफ दीज होता, तो वो चेक किया। अगर नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो आंसर विल बी 32, फिर 32 करेक्ट है। वो अब जो ऐसा होगा, जैसा गिवन होगा उस पर देखा जाएगा। Now, distance of 2 points are 500 meter apart. When a person see from the top of a building, one point makes an angle of 30 degree and other makes an angle of 75 degree. हमें ये 500 दी हुई है, एक एंगल बेसिकली 30 डिग्री दिया है, एक एंगल 75 डिग्री दिया है। एक बच्चे ने भेजा था कि वो 500 मीटर चल रहा था इस डायरेक्शन में, वो डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो बेसिक पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का कि 30 और 75 डिग्री एंगल दिए और हमसे हाइट पूछ रहा है, हाइट हमसे पूछ रहा है। मान लो ये लेंथ एक्स दी हुई है, ठीक है। यू शुड नो 1075 को किस तरह से ब्रेक करते हैं। आपने फॉर्मूले वाली लिस्ट भी देखी होगी, तब भी आप इसको ब्रेक कर लोगे। तो 1030, पहली चीज 1030 अगर हम लोग लगाएं, 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 500, ठीक है। तो मतलब एक्स प्लस 500 इज इक्वल टू 1030 होता है 1/√3, तो दैट इज √3h। ये पहली चीज। सेकंड, इस पे 1075 लगाए, 1075 इज इक्वल टू h/x। 1075 का मतलब ये होता है बेटा 1045 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू h/x। 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, दैट इज इक्वल टू h/x। 1045 1 होता है, 1 प्लस 1030 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू h/x। √3 अगर लोगे तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h/x आ जाएगा। तो x की वैल्यू h √3 माइनस h डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, एक सेकेंड, √3 प्लस 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ x। यहां पुट कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करो, h √3 माइनस h डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू √3h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम लेके h √3 माइनस h प्लस 500 √3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई 3h प्लस h, 3h प्लस h√3। h√3 कैंसिल हो गए, ये इधर आ गया। 4h इज इक्वल टू 500 √3 प्लस 1। तो h की वैल्यू आ गई 500/4 दैट इज इक्वल टू 125 √3 प्लस 1, दैट शुड बी योर, ये तुम्हारी हाइट आ गई, ठीक है। तो आपको लेकिन इसके लिए आपको 1075 को ब्रेक करना आना चाहिए। 1075 को ज्यादा कुछ था नहीं 1075 को ब्रेक करने में। 1045 प्लस 30 आपने बचपन में पढ़ा हुआ, स्टिल आप ब्रेक कर सकते थे। आपने फॉर्मूले भी पढ़ लिए थे, अगर 10 थीटा वाले 1030 वाले, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक के बिना नहीं पूछता। ब्रेक कर लोगे तो आप सॉल्व कर लेते इस क्वेश्चन को, तब दिक्कत कुछ भी नहीं थी। चलो 16 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ था क्या नहीं मुझे नहीं पता, अलग अलग बच्चे अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करो, देखो यही क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन था तब आंसर 5 है। यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली, यही क्वेश्चन था। ये भी किया हुआ है। कॉन्सेप्ट किससे है बेटा, कॉन्सेप्ट किससे है, क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली एचसीएफ। हमें एचसीएफ चाहिए था, है ना, हमें एचसीएफ चाहिए था। अब जो भी हमारे सामने दिया हो, हमारे सामने दिया हुआ है एरिया दिया 125 65 175, मैक्सिमम लेंथ बतानी है हमें, और इक्वल फ्लावर बेड ऑफ इक्वल एरियाज हमें चाहिए है, और मैक्सिमम लेंथ हमें चाहिए। मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो बेसिकली इन तीनों का एचसीएफ ले लोगे। एचसीएफ इनका 65 125 75, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 125। अब लेंथ जो होनी चाहिए, लेंथ बेसिकली एन इंटू, कितने फ्लावर निकाले हमें नहीं पता, एन इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू 125। बी तो फिक्स दिया हुआ है हमारा। एल की जो वैल्यू है ये हमें देखना है यार, कि जो
लेंथ है वो अब किस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है ये वहां पे था नहीं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का अगर यही सेम दिया हुआ था, लैंग्वेज इंटीग्रल दिया हुआ है, तो बेसिकली इन तीनों का एचसीएफ लेना होगा आपको। अगर यही ऑप्शन इस तरह से बनाए हुए थे क्वेश्चन की लैंग्वेज में, हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिला, 4-5 जगह से मुझे देखा एग्जैक्ट मिला नहीं है। अगर ये लैंग्वेज और यही वैल्यू दी हुई है देन आंसर शुड बी 5। यू जस्ट नीड टू टेक एचसीएफ ऑफ दीज वैल्यूज, आपको एचसीएफ ले लेना है और वहां से खत्म। इस पे कई जगहों पे बच्चे कह रहे हैं कि वो लेंथ ना पूछ के रो पूछी गई है और ऑप्शन भी कंप्लीटली डिफरेंट बता रहे हैं, 410 420 ऐसे कुछ। तो वो फिर आपको वो तो 3 मीटर से डिवाइड करके निकलेगा। लेकिन अगर आपको अगर यही लेंथ मैक्सिमम पूछी गई है तब आपने अगर 5 आंसर लगाया दैट इज करेक्ट, तब आपका 5 आंसर करेक्ट है। इन तीनों का एचसीएफ ले लोगे तो एचसीएफ पे आपको समझ आ जाएगा कि इट शुड बी 120 फैक्टर, 65 फैक्टर। अगर यही तीनों वैल्यू दी हुई है तब आंसर 5 आपका करेक्ट। तब आप एचसीएफ निकाल के, जैसे आपने क्वेश्चन किए हुए आपके लास्ट जो मैंने क्यूए सेक्शनल कराया उस पर भी इस तरह का एचसीएफ वाला क्वेश्चन है आपके में, तो ये अगर आपने किए हुए थे तब आपका ये क्वेश्चन 5 वाला सही है। बाकी ग्रुप जाने क्या क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, to select a group of three and unbiased dice is rolled. If dice shows one, then group X is chosen. If dice shows two or three, group Y is chosen. If shows 4, 5, 6, group Z is chosen. Group X has 3 girls, 3 गर्ल और 2 बॉय। ग्रुप Y में 3 गर्ल और 4 बॉयज है। ग्रुप Z में 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज है। The dice is rolled and group is chosen. If it is known that a girl is chosen, then find the probability that she is chosen from a group Y. अब जिसने बायस थ्योरम करी हुई थी, दिस इज अ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ बायस थ्योरम एक्चुअली। ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है डायरेक्टली। अगर आपने बायस थ्योरम करी हुई है तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो 1 जब आप पिक करते हो किसी डाइस को, डाइस उछाला आपने, डाइस में 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1/6 होती है। 2 और 3 आने की, मतलब 2 नंबर 2 और 3 आने की पॉसिबिलिटी 2/6 होगी। 3 नंबर आने की पॉसिबिलिटी 3/4, 4 और 5 और 6 आने की पॉसिबिलिटी 3। एक्स से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट इज 3/5। वाई वाले से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7। यहां से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/9। यहां से गर्ल, अब देखो एक्स से, एक्स वाले ग्रुप से गर्ल गर्ल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी अब देखो, अगर 1 आया डाइस में, डाइस में जब 1 आया, डाइस में 1 आया और वहां से गर्ल आपने पिक करी, इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, मतलब दैट विल बी 1/10 एक्स वाले से। वाई वाले से गर्ल होने की पॉसिबिलिटी 2/3, मतलब पहले 2 और 3 आना चाहिए, इंटू सॉरी 2/6 इंटू 3/7, ये कैंसिल, मतलब 1/7 वाई से गर्ल आने की। जेड वाले से गर्ल होने की पॉसिबिलिटी पहले ये वाला आएगा, डाइस आएगा, अगर 3, 4, 5 और 6 आया उस बात की प्रोबेबिलिटी 3/6, फिर वहां से तुम गर्ल पिक करोगे 4/9, 2, 3, 3 मतलब 2/9। अब क्या कह रहा है देखो, अगर हमसे क्वेश्चन कहता, पहला होता क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी पे जो बन सकता है नेक्स्ट टाइम, वो कहता कि एक्स से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आंसर 1/10 हो जाता। वो कहता वाई वाले से ग्रुप से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आंसर 1/7 हो जाता। वो कहता जेड वाले ग्रुप से गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपका ये हो जाता। लेकिन उसने रिवर्स कर दिया, उसने क्या कहा, कह रहा है कि गर्ल चूज कर ली है, गर्ल चूज कर ली है। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ शी इज जो चूजन फ्रॉम ग्रुप वाई। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ग्रुप वाई की प्रोबेबिलिटी, वाई से गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ बायस थ्योरम क्वेश्चन। वाई वाले ग्रुप से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/7 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 प्लस 1/7 प्लस 2/9। तो 1/7 डिवाइडेड बाई 963, 630 लिया, 63 प्लस 90 प्लस 140, 210 और 140, 230, 1/7 दैट इज इक्वल टू 293 डिवाइडेड बाई 630। तो ये 90 आ गया, आंसर हो गया 90/293। दैट शुड बी योर आंसर सी। अगर यही डायरेक्ट क्वेश्चन था जो बच्चे ने भेजा था मुझे, यही वैल्यू यही दी हुई ऑप्शन में, तो अगर ऑप्शन यही है तो आंसर शुड बी 90/293। दिस इज अ बायस थ्योरम क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से बायस थ्योरम का बन सकता है, किसी और स्लॉट में बायस थ्योरम का क्वेश्चन आ सकता है आप में, बायस थ्योरम का। तो बायस थ्योरम का एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे एक बैग है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता कराया हुआ है, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है, एक बैग 3 है, ठीक है। इस बैग में 5 व्हाइट बॉल, 4 रेड बॉल है। इसमें 3 व्हाइट बॉल और 2 रेड, 4 रेड बॉल है। इसमें 2 व्हाइट बॉल और 1 रेड बॉल। मुझसे कहा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल, रेड बॉल के चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तुम क्या करोगे, पहले बैग चूज करोगे, उसके अंदर से रेड बॉल निकालोगे। बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3। पहला अगर 1/3 बैग, हर बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी।
अगर पहले बैग से रेड बॉल पिक करें तो 4/9, 1/3 प्लस 4/9, या तो ये होगा, और 1/3 इंटू 4/7 होगा, और 1/3 इंटू 1/3 होगा। ये मेरा रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू चूज रेड बॉल। अब मेरा क्वेश्चन, हमें हमें क्या क्या पूछ ले, कह दे कि रेड बॉल चूज कर ली तुमने, रेड बॉल इज चूजन। नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 3, इट इज फ्रॉम बैग 3। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग 3 से रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब 1/3 इंटू 1/3, ये बैग 3 से रेड बॉल पूछ करने की प्रोबेबिलिटी थी, डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 4/9 प्लस 1/3 इंटू 4/7 प्लस 1/3 इंटू 1/3। समझ गए हो बेटा, समझ गए? ये क्वेश्चन हर बार, ये क्वेश्चन हर बार आपके आईएफटी में आता था, हर बार ये क्वेश्चन आईएफटी में आता था। इस बार उन्होंने स्नैप पे भी रख दिया। आपने अगर बाइस थ्योरम के जो 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए थे वो कराए थे तो कर कर लेते, क्लियर इजी क्वेश्चन था, आप बहुत जल्दी भी सॉल्विंग कर सकते, कैलकुलेशन में भी कुछ खास नहीं था। ये थे 18 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन डीआई का था, एक टीएसडी का क्वेश्चन जो था, मुझे नहीं पता, सारे बच्चों ने तो मुझे यही बताया, टीएसडी का वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं मिली है, लेकिन टीएसडी का क्वेश्चन होम और ऑफिस वाला था फर्स्ट स्लॉट में ना, होम और ऑफिस वाला ना, वो स्पीड बढ़ा बढ़ा दी जाती है और जो घटा बढ़ू दी जाती है, वही वही क्वेश्चन था, घटाने उठाने वाला। एक और मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर 1 आवर 48 मिनट बता रहे हैं। 2-3 बच्चों का जो मैसेज आया वो 1 आवर 48 मिनट, यही आया था आपका भी, 1 आवर 48 मिनट, यही आपका 1 आवर 48 मिनट आया। ठीक है, अगर ये आया तो आपका करेक्ट है ये। तो ये आपके 19 क्वेश्चन थे, एक डीआई वाला क्वेश्चन था, डीआई का क्वेश्चन मुझे नहीं किसी बच्चे ने भेजा तो हमें नहीं पता। तो ये आपका पेपर था जहां पे आप इजिली 13-14 क्वेश्चन तो इजिली आप फेच कर सकते थे, जहां पे आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा आप फंस भी सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, पांचवा ये, सिक्स ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, सेवंथ ये सॉल्व होना चाहिए, एट्थ ये आपका सॉल्व होना चाहिए, नाइन्थ ये सॉल्व होना चाहिए था, टेंथ ये सॉल्व होना चाहिए था, इलेवेंथ ये सॉल्व होना चाहिए था, ट्वेल्थ ये सॉल्व होना चाहिए था। ये मे बी आप फंस सकते थे, मे बी नॉट, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जिसने भी नॉर्मल पढ़ा हुआ पीएनसी सही है, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि वो जिस बच्चे ने मुझे भेजा है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला वो सही बोल रहा है, तब आंसर शुड बी नन ऑफ दिस, तब आंसर उन्होंने, लेकिन मुझे डाउट है कि स्नैप वाले इतना दिमाग लगाएंगे कि, मतलब हो सकती है, दिमाग बहुत ज्यादा है, भगवान लगाएंगे, ऑब्वियस लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतना ज्यादा नहीं सोचा होगा, जहां पे लार्जेस्ट नंबर पे फिर वो सारे नंबर सेम है, फिर उसका आंसर सीबीडी गलत करवाओ कि ये गलत है, फिर उसका सीबीडी लगवाएं, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम है। तो आंसर इसका 32 ही बनने वाला है। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, बट आपके उसके लिए, इसके लिए आपको 1075 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब आपको निकालनी आनी चाहिए 1075 की। अगेन जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है वो सॉल्व 5 पे ले आया होगा। फिर ये क्वेश्चन, फिर एक ये क्वेश्चन। तो इट वॉज नॉट अ टफ पेपर, इट वॉज एन इजी पेपर, बट फिर से मैं कह रहा हूँ इजी पेपर उनके लिए था जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए वो फेयरली टफ पेपर है, अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए। कि पहले ऐसा होता था स्नैप में नॉर्मली कि बच्चे आधा, मतलब वही प्रॉफिट लॉस के घिसे पिटे 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन कर लिए, 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन, वो नहीं है पेपर। यहाँ पे आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड हो तब आपके लिए पेपर इजी है, जब नहीं प्रिपेयर्ड हो तब आपके लिए पेपर वो स्नैप का टिपिकल स्नैप वाला पेपर तब नहीं है, कि जहां पे आपके एक बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, आप प्रिपेयर्ड हो तब यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी क्विकली ऑल्सो। कई क्वेश्चन बहुत फास्ट वे में आप सॉल्विंग कर सकते हो, बहुत भाग सकते हो उन क्वेश्चन में, जल्दी 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 जल्दी। लेकिन आपको बेसिक पता होने चाहिए, आपको ये क्वेश्चन का बेसिक पता होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज अ टफ क्वेश्चन। किस कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकता है, ये क्वेश्चन कंट्रीट कर रहे हैं क्या करें, है ना, तो वो सब चीजें, ये ऑड प्लेसेस, तो आपको अगर आपने सही से कवर किए हुए तो एक क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सच में आपको टाइम, मतलब आपको सॉल्व करना है, फिर भी वो 1.5 मिनट का टाइम लगता भी, फिर भी मैं यही कहूँ, सजेस्ट आपको करूंगा कि आप राउंड 1 राउंड 2 मत खेलो, जैसे मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया, राउंड 1 राउंड 2 जब ये आपको राउंड 1 तभी राउंड 2 खेलना है जब आपका बेसिक बिल्कुल वीक है और आप इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं कर पा रहे, समझ, जो जिनकी सॉल्विंग की हैबिट है वो अपना फ्लो मत तोड़ो क्वेश्चंस में, जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज यू विल गेट, जिस तरह का एलआर और वीए बन रहा है। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कर ले। स्लॉट 2 अगर क्यूए मुझे मिलेगा स्लॉट 2 का कहीं पे, कुछ शेयर करें बच्चों ने, वो दो आर इजी क्वेश्चन, इसी तरह का पेपर है, बहुत ज्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं स्लॉट 2 के क्यूए में। स्लॉट 2 के एलआर में देयर वाज अ डिफरेंस, जहां पे लेक्सिकोग्राफी आई है, दिस वाज नॉट अ लेक्सिकोग्राफी, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, और उसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें आगे के मॉक में मिलेंगे, एंड आई विल अपडेट, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन और मिले तो मैं वीडियो भी उसका बना दूंगा तुम्हें, उस पर कि किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। इट वाज नॉट अ टफ टफ क्वेश्चन, बट एकदम से इंट्रोड्यूस करें तो बच्चों को समझ नहीं आता कि करना क्या है, कहीं को मतलब नहीं पता, तो वो चीजें चल जाती है, वो थोड़ा सा पैनिक की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। मैं आगे के लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा, जो पहले का हो गया उसके लिए नहीं, क्वेश्चन इसलिए करा दिए क्योंकि आपको
आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से आ रहा है और कहाँ को आपको पकड़ बनानी है। देयर वर 3 क्वेश्चन फॉर पीएनसी प्रोबेबिलिटी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगेन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू आर गेटिंग 3 क्वेश्चन फ्रॉम वन टॉपिक, और वो तीनों के तीनों क्वेश्चन डिसेंट क्वेश्चन है। दोज आर नॉट अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे आपको मैन पर्पज को बॉबल्स को ऑक्यूपाई करने वाला क्वेश्चन भी डिसेंट लेवल का है। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है, लेकिन वो टिपिकल स्नैप क्वेश्चन उससे भी ईजी आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अभी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी वीए के लिए, जो आपको लिस्ट दी हुई है ईडीएम की, और जो ल्यूसेंट कवर करने को कहा है आप कवर करो उसको। जो लिस्ट दी है उससे ही काफी क्वेश्चन फंसे हैं ईडीएम के, बहुत क्वेश्चन उससे, नो मैन आइलैंड एंड ऑल्सो ऑन फिगर ऑफ स्पीच करो, ये सब चीजें काफी आ रही है, तो इनको थोरोली करो। फिगर ऑफ स्पीच, ये सब चीजें कोई भी, अरे फिगर ऑफ स्पीच मैंने भेजी है वो कर लो। यूट्यूब पे एक सर्च मार दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, ल्यूसेंट पे फिगर ऑफ स्पीच का है, फिगर ऑफ स्पीच सर्च मारो, हजारों सोर्सेस मिल जाएंगे तुम्हें। फिगर ऑफ स्पीच एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, जो जो फिगर ऑफ स्पीच, एक बार इंग्लिश में भी देख लो क्या है फिगर ऑफ स्पीच का, अगर तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, ऑलरेडी वैसे कवर हुई हुई है, लेकिन नहीं भी पता तो वो देख जाओ। ईडीएम्स कवर करो, बिकॉज पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो डाउट है। बहुत चेंज नहीं होगा पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए पैटर्न का। तो आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वीए 6 से 7 मिनट, ये बीए का टारगेट होना चाहिए। फिर एलआर मैक्सिमम 25 मिनट बच्चे लगा रहे हैं, इतना टाइम ही आपको भी देना चाहिए, बिकॉज देर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। उस पे कुछ ऐसा कैलगो एक एक लाइनरी वाले आ रहे हैं, ज्यादा कोई अरेंजमेंट एंड ऑल बन नहीं रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। 32 मिनट यहाँ पे आपके जाने चाहिए, रेस्ट 28 मिनट तक आपको टारगेट रखना चाहिए कि ये यहाँ पर बने, और 28 मिनट का टाइम मुझे क्यूए में मिले एंड आई विल एबल टू सॉल्व 15-16 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूरे अटेम्प्ट करके आने चाहिए, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। 25 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन ये में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। ट्राई करो कि थोड़ा बहुत गेस लो, थोड़ा बहुत गेस वर्क, अगर क्लोज आ रही है चीजें तो उसको लो, जबरदस्ती उसको ऐसा मत करो कि उसको एकदम ही छोड़ दो, वो पोजीशन पे मत जाओ। यहां आपका 15-16 अटेम्प्ट पहुंचा सकते हो 28 मिनट पे, जिस तरह का पेपर बन रहा है, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। अदरवाइज यू विल प्रिपेयर वन। ये मैं तब आपकी बात कर रहा हूं जब आप कट ऑफ से बहुत ऊपर जाना चाहते हो। आप कट ऑफ, क्योंकि अदरवाइज आप समझो कि जब पेपर का लेवल नॉर्मल रहता है तो कट ऑफ के आसपास बहुत लोग घूम रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए ट्राई यही करना है कि 15-16 पहुंचे क्वांट में आपके। इस तरह का पेपर आता है अगर आपका, तो आपको पहुंचाने चाहिए 15-15 तक, तो कम से कम पहुंचाने का टारगेट रखना चाहिए आपको 28 मिनट पे, 2 मिनट पर क्वेश्चन में। लेकिन वो तभी होगा जब आपको सारी चीजें फिंगर पे, आधा अधूरा करे हुए बच्चे नहीं कर सकते इस पेपर को। तभी मुझे पर्सनल लेवल पे दिस इज नॉट अ टिपिकल स्नैप इजी पेपर, वो नहीं है ये पेपर। ये पेपर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए पेपर है, जहां पे प्रिपेयर्ड स्टूडेंट इस तरह के पेपर को खा जाते हैं। लेकिन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट इसको पेपर को कि लेंदी था, टफ था, दिस वाज नॉट अ लेंदी पेपर। only 1 or 2 question were calculative, rest all questions were very straightforward, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पता है। अदरवाइज आप अगर हेक्सागन के क्वेश्चन में बैठ के फॉर्मूला लगा रहे हो, √3/4 आप भूल रहे हो उस पर कैसे करना है, आप वो 22-19:24 वाले क्वेश्चन में आप भूल रहे हो कि कैसे करना है, तब तो वो पेपर लेंदी लगेगा ही लगेगा। अदरवाइज दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट पेपर, जो लेकिन प्रिपेयर्ड, फिर से मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर्ड स्टूडेंट इन सब चीजों का बहुत फायदा उठा सकते हैं। उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन पहले राउंड में भी डन है। पहले राउंड में कट ऑफ की रेंज मुझे पर्सनल लेवल पे 40, 41, 42 लगती है, लेकिन कम हो सकती है। क्यूए, मतलब क्योंकि मुझे डाउट है क्यूए कितना बाहर गया। अपने स्टूडेंट ने, ईजी स्टूडेंट ने अच्छा किया है, बहुत स्टूडेंट ने अच्छा किया है क्यूए में, लेकिन मुझे डाउट है कि ये बाहर वालों के लिए बहुत ज्यादा इजी पेपर है। मुझे पर्सनल लेवल पे डाउट है इस चीज का। तो मुझे लगता है क्यूए में जो एक कट, मतलब कई बच्चे होंगे 20-20 करके आए होंगे, लेकिन जो बल्क जिनके बेसिस पे कट ऑफ जाता है, वो मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा इस पेपर में शायद ना कर पाए हो क्यूए में। 10-11, 10 बहुत ज्यादा, 10 या 8-9-10 क्वेश्चन कर पाए होंगे टाइम लिमिट में। तो कट ऑफ की रेंज बहुत हाई जाते नहीं दिख रही है मुझे। तो आप लोगों में मैक्सिमम बच्चे को पहले राउंड में ही निपटा देना चाहिए था ये पेपर। दूसरे और तीसरे स्लॉट का आपको 17 और 21-22 वाला वो आपको रखना नहीं चाहिए था, इसी में खत्म कर देना चाहिए था। अगर आपने कम अटेम्प्ट रखे हैं तो ट्राई करो कि सेकंड के लिए मॉक्स तो दो दो, लेकिन मॉक्स से ज्यादा जरूरी है आपकी एक एक चीज रिवीजन प्रोसेस पे डालो। 5 दिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसका स्लॉट वन अच्छा नहीं गया है, तो आप जैट की प्रिपरेशन को थोड़ा सा पॉज रख सकते हो।
आप ये सोच सकते हो कि जैक की क्वेश्चन थोड़ी सी डिले करूं मैं अपना स्नैप पे फोकस करूं 5-6 दिन अच्छे से, और 5-6 दिन में टॉपिक का रिवीजन करो। जो जो टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, आप जो मॉक्स दिए उनका रिवीजन करो, जो क्यूए के सेक्शनल कराए उनका रिवीजन करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कई चीजें उठा के रखी जाती हैं, तो वो बन सकते हैं, आप उन चीजों का रिवीजन करो। जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनका रिवीजन करो, तो उस वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा रादर देन मॉक्स। मॉक्स लगाओ, एक मॉक पर दे कर लो, बहुत ज्यादा भी ऐसे दो दो तीन तीन मॉक जैसे पहले दे रहे थे अब वो नहीं। आपको आइडिया लग चुका है कि क्या लेवल बन रहा है, वहीं पे आपको खत्म करना चाहिए। एलआर पेपर इजी बन रहा है, एक आध क्वेश्चन कंट्रडिक्टरी रहेंगे, वो उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये गलत है ये सही है, वो सब चीजें छोड़ के ट्राई करो कि अपना जो जिस तरह की जो मैक्सिमम क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करो, अदर में रिस्क लो थोड़ा सा, और पूरे पूरे अटेम्प्ट करके आओ। जबर थोड़ा बहुत अगर दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर दे तो दो ऑप्शन में यू शुड टेक रिस्क। उसका 0.25 पे सिनारियो है, तो वो अननेसेसरी ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिस्क ना लो। थोड़ा रिस्क मतलब ऐसे ब्लाइंड गेसेस नहीं, बट नॉर्मल अगर आप अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हो तो। अटेम्प्ट शुड बी मोर देन 50 प्लस अटेम्प्ट पे आपका टारगेट होना चाहिए अब सेकंड और थर्ड का। अगर आप कम अटेम्प्ट करते हो तो एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95-96% एक्यूरेसी फिर होनी चाहिए आपकी। क्यूए में आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% रहनी चाहिए। क्यूए में आप एक्यूरेसी पे बिल्कुल खेलना चाहिए आपको कि एक्यूरेसी 100% रखूंगा, फास्ट सॉल्विंग करूंगा, एक्यूरेसी 100% रखने की ट्राई करूंगा। एक्यूरेसी यहाँ नहीं, एक्यूरेसी एलआर में एक आध क्वेश्चन वो रहेंगे, कंटेंट वो थोड़े बहुत रहेंगे, एक आध क्वेश्चन जो अजम्पशन एंड ऑल के जो आपको ये लगेगा आंसर वो होगा वो रहेगा, एक आध क्वेश्चन में रहेगा वो हमेशा ही, तो हर बार होता है। वीए, वीए में आपको ज्यादा घसीटने हैं, जैसे मैं बार बार कहता है स्नैप की वीए नॉर्मल पेपर के वीए से इजी बनती है, जो बनी है स्लॉट वन और स्लॉट टू दोनों में ही वो इजी बनी है। लेकिन अभी धीरे धीरे ईडीएम एंड ऑल खत्म होने लगेंगे इजी वाले, तो वो कौन से देंगे पता नहीं, इसलिए ट्राई कि ईडीएम और फिगर ऑफ स्पीच एक एक चीज खत्म करो। ईडीएम की भी, ईडीएम सारी जो पीडीएफ दी थी उनको खत्म करो, एंड ऑल ये सब चीजों पे अपना ज्यादा फोकस रखो जितना ज्यादा हो सके। बाकी एलआर में क्वेश्चन विल नॉट रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तुम सोचो कि इस राउंड वो सेकंड वाले उस पे वो रिपीट करें सेम क्वेश्चन, वो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट कुड बी रिपीटेड, तो भी वो जो एक और कॉन्सेप्ट आया था आपके एलआर में सेकंड स्लॉट में था वो, उसको हम लोग एक बार कवर कर देंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। उसके 3-4 क्वेश्चन थे, काफी बच्चों को उसमें इशू हुआ था, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें इशू भी हुआ था। तो उसको एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन उसका देख लूंगा क्या था, उस पे बेसिस पे डिस्कशन करके कुछ क्वेश्चन और आगे के टेस्ट पे आपको डाल देंगे। और कल से एक एक टेस्ट आपका मिलने लगेगा, एक एक टेस्ट सॉल्व करो, एक एक टेस्ट आपको मिलेगा कल दिन तक। एक टेस्ट स्नैप का और अपडेट हो जाएगा एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे, क्वांट का सेम डिफिकल्टी लेवल पे, वैसे तो सेम ही थी जो क्वांट के सेक्शनल मैंने कराया ऑलमोस्ट इसी लेवल के थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको नॉलेज है तो यू कैन सॉल्व दिस वेरी क्विकली, नहीं नॉलेज है तो फिर जय माता दी है। फिर वही है कि आपने सब टॉपिक पढ़ा, आपने बीच में टॉपिक छोड़े हुए हैं, मैंने मैंने पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं किया हुआ, मैंने ये वाला टॉपिक नहीं किया, वो वाला टॉपिक नहीं किया, फिर उनके लिए ये स्नैप का पेपर बहुत टफ पेपर